नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और हमारी गाड़ी लगातार चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और जो आ चुकी है अब 2018 के स्टेशन पे। 2013 से स्टार्ट किए थे, 2018 के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, 2023 तक पहुंचेंगे, टाइम है अभी, ठीक है ना। और बस देखते रहो, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि जो देखेंगे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा यार। समय देंगे आप, 1 घंटे समय दे रहे हो अपना आराम से, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, इंसाइट जनरेट होगी नए नए क्वेश्चनों को देखने की, और बाकी तो फिर पुराने क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, क्यों। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन सीधा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है भाई? तो आपको मालूम है कि पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश के साथ, वो ओजोन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? ओजोन। क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, जैसे ऑक्सीजन है O2 और प्लस जो प्रकाश है, और प्रकाश में क्या होते हैं? फोटोन। क्या होते हैं? फोटोन। जब इससे अभिक्रिया होती है इसकी, तो आपको मिलता है 2O। क्या मिलता है? 2O। ऑक्सीजन नहीं है, 2O है ये। और पुनः जब इसका एक O निकल करके फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये आपका बन जाता है O3, है ना। और यही क्या है? आपका ओजोन है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो करती है आपको ओजोन, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देते चलना है आपको। रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में, क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने नहीं देखा था? यहाँ तो ये ऑप्शन बना दिया, वहाँ ये सीधा क्वेश्चन ही था। जैव प्रौद्योगिकी को पूछ रहा था, ऑप्शन में ये सब दे रखे थे, एक ये भी दे रखा था। गोल्डन चावल विटामिन ने दे रखा था। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, अच्छा ये अभी पढ़ा नहीं था कि ट्रोपोस्फीयर में होता है। मैंने बोला था TSMT, ये वायुमंडल की परत बताई थी। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, है ना। तो यही तो बताया था। तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है समताप मंडल, है ना। ओजोन परत होती है समताप मंडल में, ना कि ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में होती। तो गलत हो गया, यही आंसर आपका यही है। बाकी ये सब तीनों मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका यही होगा। क्या बात है, इस बार तो कमाल कर दिया है हमारे जो है टाइपराइटर ने। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दे दिया पूरा, थर्मोस्फीयर दिखा दिया, मीजोस्फीयर दिखा दिया, स्ट्रेटोस्फीयर दिखा दिया, ट्रोपोस्फीयर दिखा दिया। देख लो, पिक्चर नोट कर लो, ठीक है ना। उसकी हाइट दे रखी है, कभी कभी हाइट भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, है ना। और टेम्परेचर घटना बढ़ना दिखा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जीवी नार्लिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना? भाई यार क्या बोलूँ, गुस्सा मत करना आप लोग। इनकी फुल फॉर्म जो होगी, तो इनका नाम थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब है कि इनका नाम डिफरेंट है। तो जीवी नार्लिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, तो वो ज्योतिषी को नहीं माना गया। तो मैं कह रहा मतलब, ज्योतिषी को नहीं मान रहे हो तुम विज्ञान? हमारे लोग तो कहते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, ज्योतिषी को विज्ञान मानना चाहिए। नाली के कीड़े हो तुम, ज्योतिषी को विज्ञान नहीं मानते हो, नाली के कीड़े। भाई यार बुरा लग जाएगा तुमको, लेकिन हमें तो याद करना है, हम क्या करें। तुम साइंटिस्ट को ऐसा बोलना पड़ रहा नहीं है, सॉरी। तो नार्लिंकर है ज्योतिषी। जीवी नार्लिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता, वो है ज्योतिषी को विज्ञान नहीं माना जाता। ज्योतिषी को विज्ञान मानो, नार्लिंकर। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टेंजन द्वारा किया गया? किसका? तो ये किया गया है आपका, किसका? एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रॉन्टेंजन ने किया है। बाकी का आविष्कार आप बताओ कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? फेमस हैं ये लोग भी दोनों, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पहले से दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे आता बहुत है ये। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो वाटसन एंड क्रीक। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण की आपको पता होती है क्वालिटी क्या होती है ना। इन्हें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए, ठीक है। ये निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। तो आप ये बताइए कि इनमें से ये जो दे रखी हैं,
इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? तो ये होती है आपकी एक्स किरणों की। किसकी? एक्स किरणों की। बाकी आप इसे और याद रख सकते हो ठीक से। गामा किरण इस तरीके से बना दो, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एक्स की होती है, एक्स किरणों की होती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की होती है, जो पराबैंगनी किरण है अल्ट्रावायलेट की, है ना। और उसके बाद आपकी होती है दृश्य, कौन सी? दृश्य किरणें। फिर होती है IMR, शॉर्टकट लिख देता हूँ, फिर IMR, ठीक है। तो इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है ना, फिर माइक्रोवेव होती हैं, और उसके बाद रेडियो। ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है। ये अधिकतम ऊर्जा जो पूछ रहा था कि सबसे अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है, तो एक्स की है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे सबसे अधिक है गामा की, है ना। ये याद कर लेना इस तरीके से, है ना। XYZ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ेगा वाई, गामा है, ये गामा किरणें हैं, गामा, फिर एक्सरे किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य बीच में आ जाता है, फिर 3 इधर पढ़ेंगी, 3 इधर पढ़ेंगे। आपकी IMR याद रहेगा, ICMR याद रखते हो, IMR याद रख लेना। चलो, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो बताइए मीथेन किससे निकलती है? तो ये केवल धान के खेतों से, केवल दीपक की बोम्बी से, A और B दोनों से, ठीक है। मीथेन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, CH4। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? आ जाओ भाई साहब, तुम दोबारा आ रहे हो, अपनी शक्ल दिखा रहे हो। कभी जर्मेनियम आ जाता है, कभी सिलिकॉन आ जाता है, अर्धचालक है ना। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा रूस की नदी, इन दोनों के नाम को मिलाकर के ब्रह्मोस बना। तो ये किसका संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस का। वैश्विक गांव की संकल्पना, ग्लोबल विलेज की संकल्पना किसका आधार है? परिवहन और संचार विकास। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, इंटरनेट बढ़ा, तो उसके बाद ही तो सब लोग एक हो गए, तभी तो ग्लोबल विलेज बना। और इसकी संकल्पना जो दी थी वो मैक्लूहान ने दी थी, है ना। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कहीं ना कहीं कि किसने दी, ग्लोबल विलेज किसने बोला। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कीटों से प्राप्त रेशम होता है, शहद होता है, लाख होता है, मोती नहीं होता। मोती बनता है भैया CaCO3, ठीक है ना। निम्न में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो सामान्य स्थिति है, शांत है एकदम। वृक्ष जब हल्के से सरसराहट करेंगे तो 20 डेसिबल तक इसका आपको सुनाई दे जाएगा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ठीक है। चलिए, हरित गृह प्रभाव, तुम पीछा नहीं छोड़ दोगे, छोड़ दो रे बाबा, बार बार हर पेपर में दिखाई दे जाते हो हमको, सुकून तो मिलता है तुम्हें देख करके। तो हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। निम्न में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो वो है आपका मीथेन, CH4, है ना। तो जब प्राकृतिक गैस निकालते हैं उसी में से ब्यूटेन और प्रोपेन भी निकल जाता है प्रसंस्करण के तहत, लेकिन मीथेन होता है उसका मुख्य भाग। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर मैंने मांगा था तो कमेंट सेक्शन में आंसर दिया गया था, है ना। तो डिक्लोफिनेक दवा जो दी जाती है। निम्न देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन था? क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, 2015 का पूछ लिया है, लेकिन चाइना से आगे कौन निकल गया? अरे बाबा, अपना इंडिया 3rd नंबर पर है उत्सर्जन में। 2nd नंबर पर USA। भाई साहब ईयरफोन लगा के सुन रहे होगे तो इस बार तो मेरी खांसी से परेशान हो गए होगे तुम। चलो ठीक है, सॉरी। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है, मान लिया। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल माना गया। भारत आपदा मुक्त देश है, बिल्कुल नहीं है, मुक्त तो नहीं है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, तो ये भी बात सत्य है। तो 1 2 4, 1 2 4। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक वेग इसमें किसका होगा? तो ये है आपका, नहीं, प्रकाश का। प्रकाश के वेग से कौन टक्कर लेगा? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसकी वेग की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। प्रकाश की गति है। ग्राफीन होता है, ये शायद ग्राफीन के बारे में हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, और कर चुके होंगे तो ज़रूर पक्का बताना। जब से हम 2013 से करा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कि हमें ये क्वेश्चन इस टाइप से मिला थोड़ा बहुत। तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन, ठीक है।
ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, और ठोस इसमें से क्या दिख रहा है, इस्पात, है ना। तो उसके बाद होगा फिर द्रव में, उसके बाद वायु में। तो ठोस में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग, उसके बाद होगा तुम्हारा द्रव में, और उससे कम रहेगा फिर ठोस, द्रव, वायु। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो धुआं में कुछ ऐसा होता होगा जो आँखों को परेशान कर देता है। तो शक्तिशाली उत्तेज्य क्या होता है? पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये पैन बोलते हैं इसको, और ये द्वितीय प्रदूषक होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अच्छा, आपने पढ़े थे विटामिन सी के स्रोत, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो वो होगा खट्टे में, तो आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब ये मत कहना कि ये कुछ अलविला क्वेश्चन आ गया, फिर से वही आ गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो नहीं करेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा। अब देखिए भाई साहब, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन कुछ नरेशों के नाम दे रखे हैं, और कह रहे हैं फिर उनके राज्य भी कुछ दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये नाम दे रखे हैं कि दक्षिण भारत में जिस समय समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठे हुए थे उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में उस समय धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपाल ये शासक नरेश थे। तो उनके राज्य कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ कौन जो है अपनी सत्ता संभाल रहा था? तो धनंजय थे आपके कुस्तलपुर में। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो ये हिला देंगे, है ना। हिला देंगे का मतलब जब नहीं पढ़े होंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलते ही हैं, और हमें तो कट ऑफ निकालनी होती है, वो निकल आती है। धनंजय कुस्तलपुर में, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, और विष्णुगोपा कांची। कहाँ? विष्णुगोपा कांची। तो ये यहाँ मिल रहे हैं, बाकी आप इधर नीचे मिला लेना, याद कर लेना, कभी पता चला कि दोबारा घुमा दे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? आपने मेंस में क्वेश्चन किए थे, पूरा बाकायदा मैप बनाया था, सिंधु घाटी के स्थल बताए थे। लोथल गुजरात में, तो दूसरा होगा नहीं, और दूसरा जहाँ जहाँ हो उड़ा दो तुम, बाय बाय टाटा कर दो इनका। और एक और है, दो देख लो, आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया। लो, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर मेरठ, हुलास सहारनपुर। हुलास और बड़गांव, चित्र याद आ रहा है अपना मेंस वाला? कहते हो मेंस और पीटी में अंतर होता है, अरे मेंस अच्छा कर लोगे तो पीटी तो वैसे भी धुआं निकाल दोगे इसका। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? विदेशी व्यापार से कौन सी संस्था संबंधित है? तो नाना देशी और मणिग्राम दोनों ये आपके विदेशी व्यापार से संबंधित थे। टर्मिनोलॉजी हमेशा पूछता है, तुम वैसे फैक्ट रटते रहो, लेकिन हिस्ट्री वगैरह में आपने पोर्शन देखा होगा, टर्मिनोलॉजी बहुत पूछता है चीज़ों की, है ना। प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सब ध्यान रहता है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। जनरल पॉइंट दिया है तो बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जनरल सा पॉइंट है कि संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया, मान लिया हमने। क्योंकि अब कथन कह रहा है, तो क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं में जिन्हें समा कहा जाता था कि शौकीन थे। अरे ये शौकीन थे इसके इसलिए थोड़ी किया गया था, बट ठीक है, दोनों ही सही हैं, तो बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी से कौन से लेख से मिलती है? अब लेख से मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था, तो बताइए इनमें से। आप एक बार देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हैं, मैं बार बार क्यों दोहराता हूँ इस चीज़ को कि पीछे आपने जो पढ़ा है उसकी इनसाइट यहाँ दो, पूर्व ज्ञान को यहाँ इस्तेमाल करो। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से, तो पुष्यमित्र शुंग से है नहीं। सारनाथ का आपने अशोक से पढ़ा है, तो ये है नहीं, तो ये आपने उड़ा दिया, ये आपने उड़ा दिया। बेसनगर आपका हेलियोडोरस विदिशा, अयोध्या लेख आपका है। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको कर दो पूर्व ज्ञान से, उसके बाद लगा दो, अयोध्या लेख है आपका। इसमें बताया गया है आपका पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि 2 यज्ञ किए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। तो होता था मध्यकालीन भारत में क्या था? सूबा,
सूबा को बोलते थे प्रांत, जैसे आज की डेट में होते हैं राज्य, है ना, सूबा। तो सूबे के बाद इसको सूबों को बांटा जाता था। तो बांटा जाता था किसमें? सरकार में। किसमें? सरकार में। सरकार को आज का जिला मान सकते हो, जो जिले होते हैं, जैसे राज्य को भी तो जिलों में बांटा जाता है। तो सूबा सरकार, और उसके नीचे होता था क्या? उसके नीचे होता था परगना। क्या होता था? परगना। और परगना होता था कई गाँव का एक समूह होता था। ये कई गाँव का समूह होता था, गाँव का समूह ये। तो ये सरकार बीच में आ जाता था। सूबा और परगना के बीच में ही चकला जैसी एक इकाई और होती थी उस समय, लेकिन वो सरकार के समानार्थी नहीं थी। तो ये आपका सी ऑप्शन जाएगा, ये वाला। सरकार के बराबर नहीं थी चकला, लेकिन थी सूबा और परगना के बीच में ही। इस तरीके से याद रख लो। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये था सरदेश मुखी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे जो थे, तो वो था सरदेश मुखी। इसको तुम टैक्स ऑन टैक्स बोल सकते हो, जो सरचार्ज होता है ना आज की डेट में, उस टाइप से। चौथ वसूलते थे, चौथ भी मराठा ही वसूलते थे पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा के लिए, और ये 25% वसूलते थे उनकी आय का। ऐसे ये तो फिर भी कम था, ये तो 10% था सरदेश मुखी तो, ठीक है ना। चलिए, सॉरी, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए था, तो सुरक्षा के लिए ये चौथ वसूलते थे। क्या वसूलते थे? चौथ, 25%। तो इसका आंसर आएगा चौथ। बाकी ये है 10% सरदेश मुखी, ये टैक्स ऑन टैक्स था। ये शिवाजी को खुद के लिए चाहिए होता था। दिल्ली में परगना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये था माहम अनगा। माहम अनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ थी ये। अकबर की धाय माँ। अब बड़े बड़े लोगों की धाय माँ होती हैं भाई, आजकल का थोड़ी है हमारे जैसे मध्यम क्लास के लोगों का, कि बच्चे हो गए तो भैया पाल रही हैं माएँ, परेशान होकर के बेचारी रात रात भर जाग करके। वरना बड़े लोगों की क्या है? करीना कपूर के बेटे को किसने पाला? या फिर आपने सुना होगा मुकेश अम्बानी के जो बच्चे थे, जो अभी शादी हुई है, तो उसकी धाय माँ आई थी कि उनको गिफ्ट में कुछ मिला है, या उनकी सैलरी के बारे में जो चर्चा हो रही थी। तो बड़े बड़े लोग रख लेते हैं बच्चों को पालने के लिए। तो महामनगा अकबर को पालती थी, धाय माँ थी उनकी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखे हैं और उनका नेतृत्व जो किया था वो दे रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो तुम कहोगे यार ये प्रीवियस में लौट के कहाँ आए थे बताओ। मैंने कहा ये तो आया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व दिया था कि नहीं दिया था? लियाकत अली जो नाम दे रखा है, ये इलाहाबाद में नेतृत्व दिया था इन्होंने। तो लियाकत अली ने कहाँ नेतृत्व दिया था? इलाहाबाद में, लखनऊ में नहीं था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लगा दो कि आंसर सीधा डी। इंसाइट मिलती है, मान लो मेरी बात भाई, मान लो, इंसाइट मिलती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए तो करने हैं। बाकी ये 3 जो नए नवेले हमारे सामने आकर के चमक गए ना, इनको याद कर लो कि संबलपुर में कौन है, गंजाम में कौन है, कश्मीर में कौन है। तो ये तीनों सही हैं भाई। राधा कृष्ण ने दंड दिया किसको? सेना ने दंड दिया गंजे होने का, तो गंजाम याद कर लो। दंड सेना ने दंड दिया गंजे होने का, तो गंजाम। समझ जाओ, सुरेंद्र साहनी शाही है वो, साहनी नहीं है। पूरा ही खपड़ चौंत कर दिया। साफ़ कर दूँ? लो देख लेना आराम से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ रियासत दे रखी है और उनके शासक दे रखे हैं। देखो भाई, देवगिरी के शासक कौन है? शंकर देव, ये सही है। रामचंद्र देव भी तो देवगिरी के ही शासक हैं। तो ये तो वारंगल वाला मामला ही उल्टा पड़ गया। वारंगल वही काकतीय राजवंश पड़ा था, है ना। होयसोल वंश वीर बल्लाल, सही है। मदुरा वीर पांड्या, सही है। ये सही है, ये सही है। वारंगल मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये रामचंद्र देव और शंकर देव दोनों ही देवगिरी के शासक रहे, ठीक है ना। और वारंगल तुम्हें मालूम ही है, दक्षिण भारत के जो आज का तेलंगाना राज्य है उसका शहर है। और यहाँ चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने काकतीय साम्राज्य की स्थापना की थी वारंगल में। तो ये रुद्र प्रथम का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये आपके वारंगल से संबंधित थे, रामचंद्र देव नहीं। रामचंद्र तो आपके देवगिरी से संबंधित रहे, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, कर लेंगे जी। उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कर लेंगे जी। लेकिन ये तो ग्रंथ कहाँ है? ये तो राजाओं के नाम है, उल्टा लिख दियो वे। हमारे मित्र हैं उनके, और मित्र हैं शर्मा जी, उनका बेटा है वो अर्णव गोस्वामी की तरह तो बोलते हैं कुछ भी। तो ये ऐसे ही लिखा गया है, कुछ भी। इसका कोई लेना देना है नहीं है। बस इतना याद रखो कि ये राजाओं के नाम है, इनका कालक्रम अनुसार आपको तय करना है। तो जा भैया, मान लिया,
क्या बोल रहे हो, माल फूकना है क्या तुमको? ओ माय गॉड, भांग वांग को बोलते हैं ना लोग, जो माल फूकना है वही अफीम भांग ऐसा कुछ। तो मैं कह रहा था कि जाओ भैया माल ले आओ फिर फूक लेंगे। फूकता फूकता नहीं हूँ, समझना मत आप, बस मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जो वहाँ पे राधा राधा नाम आ जाए। तो चलिए, तो जाओ माल। तो इससे आप इनको ला सकते हो अरेंज में। तो देखो, जहांदर शाह आपके पहले आ जाएंगे तो जामाल है। एम से मोहम्मद शाह आ जाएंगे तो आ जाओ भैया, मोहम्मद शाह आ गए। ए से आपके अहमद शाह आ जाएंगे तो बड़ा ए भी रख सकते हो, क्या है, अहमद शाह आ जाएंगे आगे। और अल से आ रहा है आलमगीर, अल से क्या आ रहा है, आलमगीर। और ये वन नहीं है भैया, द्वितीय है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो इसको। तो BADC, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ये आपको बताना है, तो बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, बताइए कौन सी है। देखो भैया, ऐसा है कि यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद मानते हैं, यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद मानते हैं, और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। तो वो जो यजुर्वेद है उनको दो भागों में जो बांटा गया है, एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद और कृष्ण का मतलब होता है काला और अंधेरा। शुक्ल लिख दिया मैंने, तो गड़बड़ झाला कर दिया। शुक्ल होते हैं, शुक्ला जी नाराज हो जाएंगे फिर। शुक्ल, शुक्ल मतलब सफ़ेद और कृष्ण होते हैं अंधेरा काला। तो कृष्ण का मतलब होता है अव्यवस्थित संग्रह, मंत्रों का अव्यवस्थित संग्रह कृष्ण में, और शुक्ल में होगा कि व्यवस्थित संग्रह होगा मंत्रों का। चलो ये बात यहाँ तक ठीक हो गई। लेकिन इसमें से बताओ कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। तो वाजसनेयी आपकी शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी है, ये मी नहीं है, ये है ये वाली वाजसनेयी। तो ये आपकी जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। बाकी ये मैत्रेयी, तैत्तिरीय, काठक, ये सब क्या है, कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। तो इनको भी आप याद कर लो कि अगली बार पता चले कि कृष्ण यजुर्वेद की संहिता पूछ ले, है ना। तो ये मैत्रेयी, तैत्तिरीय, काठक याद कर लो, वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, हाँ जी हुए तो सही थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, हाँ सही बात है, हम हमेशा बोलते हैं हमारी एकता नहीं थी, एकता नहीं थी, इसलिए आक्रमणकारी आक्रमण करके हमको लूट के यहीं बस गए थे, ये सही है। निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा जी, चलो तुमने कह दिया, फरमा देंगे हम भी। फिर शांत रहो, इमरान खान के अंदाज में सबसे पहले तो आप शांत रहिए, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या है, घबराना नहीं है। तो सप्त पैगोड़ा आपने सुना होगा, तो आप कह रहे हो नहीं सुना हमने, बताओ पहली बार सुन रहे हैं हम तो चलो कोई बात नहीं, पहली बार ही सुन लो यार। तो सप्त पैगोड़ा नरसिंह वर्मन प्रथम, कौन से वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल था 630 से 668 के बीच, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है ना, सप्त पैगोड़ा मंदिर का। वही आप देख रहे हो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जिसको शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उस समय आ गए थे तुम्हारे राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये प्रथम थे, ये प्रथम वाले थे, और यहाँ आ गए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनका टाइम पीरियड था आपका 700 से लेकर के 728 तक, ठीक है। तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये बाप बेटे आ जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर आपका जो है राजा राज प्रथम ने बनवाया था, है ना। और ये गंगई चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। इस तरीके से आपको दिख रहा है ना उल्टा, 4 3 1 2, ठीक है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऊपर आ चुका है ये ऑप्शन में। तो हाथी गुफा अभिलेख जो जहाँ पर दे रखा था, अयोध्या अभिलेख, हाथी अभिलेख सारनाथ का, तो हाथी गुफा अभिलेख का खारवेल से संबंध है, कलिंग के राजा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में, स्पेसिफिक कर दिया, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बाघ में और क्या मिलेंगे, बाघ में मिलेंगे पशु, तो बाघ और मतलब राजस्थान में है ये, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं।
ठीक है। लेखनिया वाले लेखिया वगैरह आपने पहले से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, लेखिया। तो आंसर आपका यहाँ बागौर सही है। लेखिया आपने पढ़ाई है। लेखिया आपका जिला मिर्ज़ापुर में है, ये तो अपने यूपी में ही है, मिर्ज़ापुर में है ना। यह मानव के शारीरिक प्रारूप मिले थे। बाकी आपका बोरी महाराष्ट्र में है। और औंधे कहाँ पर है? औंधे होगा जहाँ कहीं भी, आप बता दो, हम मान लेंगे औंधे कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बागौर राजस्थान, आंसर तो इसका यही था, बागौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए भैया, अदीना मस्जिद और दाखिल दरवाज़ा एक ही जगह से हैं, पश्चिम बंगाल से, और एक ही बंदे ने बनवाए क्या? तो ये अदीना मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो मांडू में नहीं हुआ था, क्योंकि मांडू एमपी में है। अदीना मस्जिद है तुम्हारी वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के कहाँ, किस जगह पे हुआ था? वो हुआ था मालदा ज़िले के पंडुआ में। कहाँ पर? पंडुआ में। ठीक है ना। तो पहला कौन सा युग्म गलत है? तो वो तो हमें मिल गया कि अदीना मस्जिद वाला गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, ये बात सत्य है भाई। और दाखिल दरवाज़ा गोंड, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। बारकबा शाह दाखिल दरवाज़ा का निर्माण किया था। 3 दरवाज़ा का निर्माण आपका अहमदाबाद में है। किसने किया था? अमित शाह ने? ना भैया, अमित शाह ने नहीं किया था, अहमद शाह ने किया था। अहमद शाह भाई। अहमदाबाद इसलिए बोल दिया मैंने, कोई तो अमित शाह लड़े थे यहाँ से इलेक्शन शायद, है ना, वो जीत गए थे बम्पर वोटों से। तो अहमदाबाद अमित शाह, अहमद शाह याद रख लो। 3 दरवाज़ा का निर्माण कराया था। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ। ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता रहता है। हालांकि ये है कि एक पता चल गया तो आंसर मिल ही जाता है। अब इधर नाम दे रखे हैं ध्रुवदास, नाबादास, रसखान, उस्मान। बस इसमें एक ही नाम है जो ढंग से पढ़ रखा था हमने, तो रसखान का नाम। बाकी तो ध्रुव, नाभा, उस्मान अलग ही अलग लेवल पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आप आंसर पहले सुन लीजिए। इसका आंसर रसखान ही है। जिसको तुम ज़्यादा सुन लेते हो आंसर वही गलत आता है। नए नवेले इंसान सही बैठा देते आते हैं। तो रसखान का रसिक प्रिया कह रहे हैं ये। ना भैया, देखो, रसखान की रचना प्रेम वाटिका है। रसिक प्रिया आप याद कर सकते हो, क्योंकि रसिक प्रिया केशवदास की है। रसिक प्रिया केशवदास की है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रिया रसिक या रसिक प्रिया केशव। तो प्रिया को बड़ा याद कर रहे हो तुम। प्रिया राम केशव, ठीक है ना, प्रिया राम केशव। तो केशव हमारे कृष्ण जी होते हैं, राम जी हैं ही हैं, भगवान श्री राम, तो दोनों ही हैं। तो हमारे प्रिय राम और केशव, ऐसे याद रख लो, हमारे प्रिय राम और केशव। तो जो प्रिया मैं कह रहा हूँ, तो ये 2 प्रकार की प्रिया हैं हमारी। एक तो है हमारी रसिक प्रिया, दूसरी है हमारी कवि प्रिया। कौन सी? कवि प्रिया। तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया, इन दोनों की रचना भी केशव ने की है। केशव मतलब केशव दास। और रामचंद्रिका, और दूसरी कौन सी बुक है? रामचंद्रिका। तो 3 बुक हो गई, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। किसने लिखी? केशवदास ने। इस तरीके से आप याद रखते हो। तो ये रसिक प्रिया किसने लिखी? केशवदास ने। विवेक प्रिया नहीं है भाई ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? किसने किया था भाई? मोदी जी थे क्या? नहीं, पर जिसके समय पे जो जिसकी जलाएगा। तो उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। क्योंकि लॉर्ड डफरिन का काल था 1884 से 88 के बीच। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस के बारे में ये बोला था कि अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ये। ठीक है ना। और कांग्रेस जिन मांगों के साथ आई थी, जिन मांगों के साथ वो बनी थी, तो उनकी मांगों को, जो कांग्रेस की मांग थी, उसको ये अज्ञात में छलांग बोलते थे। लॉर्ड डफरिन अज्ञात में छलांग, बकलौल आदमी था। 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। मतलब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकृति जो दी थी वो वापस ले ली थी। बात तो सही है। कारण क्या था? क्योंकि 1940 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये तो कोई कारण नहीं है, बात दोनों सही है।
बात दोनों ठीक है, लेकिन कारण उसका सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुआ था कि पहले तो स्वीकृति दे दी, फिर बाद में वापस ले ली थी, लेकिन बाद में वो शामिल भी हुए थे। ऐसी बात नहीं है कि बाद में शामिल हुए थे सरकार में, अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे वो। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका हंटर आयोग, सेटलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट आयोग। आगे लिख रखी है डेट, इन्होंने सीधा सीधा डेट लिख दिया, आगे आंसर दे दिया है। इस बार तो हमारी टाइपराइटर बहुत चालू हो गई, बोले कोई हमें जो है खेल नहीं खेलना है ना सुनना है, सीधा सीधा आंसर दे देना है। हंटर आयोग 1882, सेटलर आयोग 1917, वुड का घोषणा पत्र 1854, सार्जेंट आयोग 1944, याद कर लेना। निम्न नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज, मुझसे ये मत कहना कि ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया, बिल्कुल आया था। विनायक दामोदर सावरकर, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी 1904 में। तो आ जाइए भैया। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेंगे। संथाल सही है, कोल सही है, खासी और अहोम। बताइए भैया कौन सा गलत है? अहोम गलत है। अहोम 1828 था क्या? तो वही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो अहोम 1828 है, खासी 1829, ठीक है, याद कर लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो आर्थिक सामाजिक न्याय कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो आपकी भैया 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता आपकी 2 प्रकार की रहती है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुता आपकी 1 प्रकार की है, भ्रातृत्व का उसी क्रम में बंधुता 1 है। तो 3, 5, 2, 1 प्रस्तावना से ले लिया गया है। ओहो ओहो, क्या बात है, कहीं कहीं तो काम ही कर दे मैं टाइपराइटर साहब हमारे। निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आपको मालूम नहीं है? 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। फिर क्या वजह रही कि आंध्र प्रदेश से टूट करके फिर तेलंगाना बन गया? क्या बन गया? तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कौन से ईयर में हुआ था, बताना अब हमें। निम्न में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? मतलब संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान से इतर संस्था है। यूपीएससी का आर्टिकल बताना, वित्त आयोग का आर्टिकल बताना, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल बताना, बाकी आंसर इसका नीति आयोग है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन में मजा काटो तुम, केंद्र राज्य संबंधों वाला। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो आपकी संसदीय सरकार है, कहाँ से लिया था? ग्रेट ब्रिटेन से। तो यही शुरू की गई थी सबसे पहले शुरू की गई थी। सोच रहे हो कब की गई थी? 1832 में। तुम तो फिर भी 1952 में राज्यसभा बनाई और उसके बाद इलेक्शन करा के शुरू हुए थे। निम्न में कौन किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य मतलब सिर्फ इन्हीं का है भाई, किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वो है एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु संस्तुति करना। आर्टिकल आप बताओगे मुझे कि किस आर्टिकल के तहत, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? 5 से 11 भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 आपको भाग 2 में मिलेंगे और नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े जो प्रावधान है संसद संशोधन कर सकती है। कैसे बताओ? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। कौन सा आंसर लगाओगे इसको, बताइए? तो पहला ही सही है, अपने सदस्यों की साधारण बहुमत द्वारा। आगे बढ़िए। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य, संसद को नहीं है, सांसद को है, इतना भी नहीं मालूम सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 60 दिन से अधिक अगर वो रहता है दूर तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका आर्टिकल है 101 क्लॉज 4, ठीक है ना। इसमें ये प्रक्रिया दी है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई भी सदस्य 60 दिनों की अवधि के सदन की अनुज्ञा के बिना, मतलब उनकी आज्ञा के बिना, अगर उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है। समलैंगिक संबंध, अच्छा इसमें न्याय करंट का क्वेश्चन मान लो, हालांकि अब स्टैटिक भी बन गया, पर समलैंगिक संबंध सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न में से किससे संबंधित था?
तो आईपीसी कौन सा था, आईपीसी की धारा 377। अभी अलीगढ़ में भी 2 बच्चों को टुकड़े मिले थे अपने, पता नहीं समाज ने काट काट के डाल दिए थे। लेस्बियन थी 2 लड़कियाँ, एज कम थी लेकिन थी। समाज ही ऐसा है हमारा, कभी कभी मुझे लगता है कि समाज हमारा पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तीनों ही हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा है? ओहो, क्या बात है, पता नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्न में कौन भारत में गरीबी रेखा को निर्धारण करता है? गरीबी रेखा को नीति आयोग, योजना आयोग। देखो भैया, अब नीति आयोग करता है, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। अब नीति आयोग संभालता है इस जिम्मेदारी को। निम्न राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र। आर्थिक राजधानी है इंडिया की। यूपी सेकंड नंबर पे है। भारत में प्रत्यक्ष कर, ओहो, डायरेक्ट टैक्स कोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो आयकर, इनकम टैक्स को ही तो डायरेक्ट टैक्स में रखते हैं, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स को, निगम टैक्स को, और भी हैं, बता सकते हो आप। लो, बता दिया हमारे टाइपराइटर साहब ने कि ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, टीप लो तुम लोग। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो 2 हमने बता दिए थे भाई टाइपराइटर। तो ये कहाँ बताए थे तुमने? ये तो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ रहे थे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स से इस बार संबंधित रहा है बजट में प्रावधान, जिस पे चर्चा लगातार चल रही है। कैपिटल गेन टैक्स पे ध्यान देना है तुम्हें, इस पर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये तो हम हर जगह देते हैं, ये तो आम आदमी भर भर के दे रहा है आजकल, सर्विस टैक्स। निम्न में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो आर्थिक मंत्री परिषद योजना आयोग को कहा गया था अशोक चंद्रा जी ने। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। पीएन भगवती थे। कब किया गया था? डेट आप बताओगे हमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। देखो, जब आप देखते हो और कमेंट करते हो तो आपको भी वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, समझ लो इस चीज़ को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो ये है 24 जनवरी 1950। 11 बैठकें टोटल हुई थी। 9 दिसंबर हमेशा याद रहता है मुझे, 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, क्योंकि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद बने थे अस्थायी अध्यक्ष, फिर 11 दिसंबर को बन गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है ना, फिर 9 दिसंबर को हुई थी 1940 में और 11 दिसंबर 1940, ठीक है। बाकी लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? मैंने बताया था पीछे 169 में। भंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हो, कर सकते हो, बना भी सकते हो, समाप्त भी कर सकते हो। विधान परिषद आज की डेट में 6 स्टेट में है, और फिर से बता दो हमको, अगर किसी को याद हो तो कौन कौन से स्टेट में है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया था, किसी भी डेट में नहीं किया गया था, 2006 में किया गया था, तो ये आंसर बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वो है 20, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? आप बताइए हमको। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना हमारे यहाँ शरण लेके बैठी हुई हैं। अब वहाँ से जनसंख्या, जो अल्पसंख्यक जनसंख्या है जिसमें हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर वो इंडिया में आ जाए माइग्रेट होकर के, तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो वो जनसंख्या जो बढ़ेगी, क्या वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं, तो प्रव्रजन तो नहीं होगा ना विवाह होगा। तो 3 और 4 तो कतई नहीं होगा। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, यही प्राकृतिक वृद्धि में का परिणाम है, तो ये आंसर दोनों सही है। निम्न में से किसके द्वारा मानव सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो वो है आपका यूएनडीपी। इंडिया की रैंक 2024 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या है। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो जानते ही मन रहेगा। निम्न में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र, जब आपको ऐसे वक्र आएँ
और इकोनॉमी के इन चीज़ों को याद करना हो तो शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेना, जैसे एल से लॉरेंज याद रख लेना, आई से इनकम याद रख लेना। तो इनकम की जो असमानता रहती है उस पर बात करते हैं। तो आई की असमानता से संबंधित है आपका लॉरेंज वक्र। निम्न करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? क्योंकि जब स्थानीय स्वशासन आपने 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दे दिया तो आपने 29 विषय उसमें रखे थे। तो आपने गांव की इनकम के लिए, ये खुद की इनकम जनरेट कर सकें, तो कुछ अधिकार दिए। उनमें वो क्या कर सकते हैं, वो स्थानीय मेलों पर कर लगा सकते हैं। तो बाकी बिक्री कर भूरा करनी तो पंचायत द्वारा लगाया जाता है, स्थानीय मेलों पर कर। भारत में निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2012 से 2015-17 तक। अब तो नहीं पूछेगा इसको क्योंकि टाइम निकल गया। 2018 का क्वेश्चन था इसलिए पूछ लिया था क्योंकि इतने तक थी, अब टाइम निकल गया। ये दे रखा है फर्स्ट 5 ईयर सेकेंड ईयर, आप देख सकते हो, बाकी तो आप पढ़ते ही हो अपनी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16। अब तो नया NFHS आ गया मेरे भाई। बस ये बता रहा है कि तुम इस तरीके से तैयार कर लो आंकड़ों को। NFHS 5 है, उसके आंकड़े देखो। बाकी ये कह रहा है कि भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, उस समय 2.2 बता रहा था, लेकिन अब तो 2 हो गई है। ठीक है ना। चलिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? BPL के परिवार थे, उनकी पहचान के लिए, वो भी कहाँ, नगरीय क्षेत्रों में। हाशिम अमला, नहीं हाशिम अमला तो यार क्रिकेटर है, कोई बात नहीं, क्रिकेटर है तो यहाँ भी काम करवा दो इनसे, BPL परिवारों की पहचान करवा लो। हाशिम समिति। बाकी ये समिति आप बताओगे, तेंदुलकर समिति इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है ये, और लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, बताओ दोनों। बाकी इसे भी सक्सेना समिति को भी ढूंढ करके बता सकते हो गूगल से कमेंट सेक्शन में। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ओ बकलौल इंसान, ये उड़ीसा में है, तो ये नहीं है सही। तू है तो फिर गाना नहीं गाना है, सीधा क्वेश्चन करो। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। अब एक और क्वेश्चन बनेगा बड़ा बेहतर, उस पर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। बांग्लादेश के साथ इंडिया के कितने स्टेट की बॉर्डर लगती है, और अगर बॉर्डर लगती है तो उसका अवरोही क्रम बताना कि किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा और कम होते होते किसकी कम है। ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ बहुत ही क्राइसिस है इस समय। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति ओहो का मंदिर निम्न पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? तो हम तो कभी घूमने गए नहीं, लेकिन मन तो है जाने का। तो ये है आपकी सेवाराय, बिल्लीगिरी, जवादी, मल्ला मल्ला, कोई सी भी नहीं है मल्ला मल्ला। तिरुपति की पहाड़ियाँ तिरुमाला पहाड़ियों पर हैं, तिरुमाला नामक तिरुमाला, तो ये मंदिर है आपका तिरुमला पे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? वो तो ये प्लीस्टोसीन है, वो अभिनव जमान का, देख लेना भैया। हालांकि ये उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये जो युग बांटे गए थे, प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन, अभिनव जमान, तो ये इसका है। भारत की निम्न नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? अगर मैं इंडिया का ये मैप बता दूं तो कौन सी कहाँ से निकलती है, कौन सी यहाँ से निकल के वेस्ट ऑफ बंगाल में जाती है? गोदावरी तो जाती है, महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी भी जाती है इधर से, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये कौन सी है? कवाम। वो टाइपराइटर से पूछा जाएगा ये कवाम नदी कौन सी है भाई, बता हमको भी तो भैया ये कवाम हमें नहीं मालूम था, लेकिन कवाम सच में ऑप्शन में है, ये भी याद रखना। तो बट अब हमको जो मालूम था कि ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, अरब ये भी गिरती है ताप्ती। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है ना। कहाँ से? मुल्ताई से, मध्य प्रदेश से। तो ताप्ती नदी इसका आंसर होगा। निम्न देशों में किस में प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये है आपका डेनमार्क। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जब हमें लगता है कि अच्छा कितना भी पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन तो फिर भी नहीं होंगे, कभी उठा पटक कर देते हैं, बट कोई नहीं, जितने कट ऑफ के निकालना होता है उतना हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो, है ना। राज्य है इतने इधर, सबसे ऊंची चोटी पूछ रही है प्रत्येक राज्य की। सबसे पहले हम बताएंगे किसकी? केरल की, जो हमने पढ़ी है पहले।
जब प्रीवियस ईयर में जो पढ़ रखा है हम वो बताएंगे। केरल की अनाईमुड़ी हमारी सबसे पहले है। ए का 3 मिला दो भैया, आंसर मिल जाना है, बस तय है, मज़ा काटो फिर। बी का 4 अब याद कर लेंगे धीमे धीमे। नागालैंड की सरामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, ये तो वैसे भी लगा लेते तुम, नंदा देवी उत्तराखंड में ही है। तमिलनाडु की डोडा बेटा, डोडा बेटा, ढूंढा बेटा, खो गया था क्या? तो तमिलनाडु का है डोडा बेटा, तो डी का 1। तो आंसर तो वैसे ही मिल गया था हमको एक से ही। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर का अगर एक ऑप्शन भी तुम्हें मिल जाता है तुमको बड़ी हेल्प मिल जाती है। निम्नलिखित घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर देखो तुम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे कि कोई भी जीव अगर पनपेगा तो कैसे पनपेगा, कोई पूर्ण अवस्था में पहले तो नहीं पहुंच जाएगा, पहले तो वो निचली अवस्था में रहेगा। तो पहले क्या आएगा, पहले स्तनधारी आएगा क्या? स्तनधारी तो सबसे लास्ट में बनेगा। तो सोच के देख लो स्तनधारी सब इन ऑप्शनों में सबसे लास्ट में कौन सी में यहाँ है, बताओ। आंसर तो हमको वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा और देख लेंगे। पहले कवच वाले जीव आए, तीसरा मान लिया हमने, फिर कीट आएंगे, कीट के बाद सरीसृप आएंगे, हो गया ऑप्शन हमारा। हमने तो यहीं से देख लिया था, स्तनधारी तो सबसे लास्ट में बनेगा, परिपूर्ण जीव बाद में बनेगा। ठीक है ना। और ये पूछ क्या रहा था, उत्पन्न होने का कालक्रम, ठीक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? लो रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसमें ज़्यादा अब नहीं करेंगे। सागर महासागर निम्न ग्रहों में जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। मंगल ग्रह पे लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, बाकी चंद्रमा पे भी जो है पानी मिलने के साक्ष्य मिलते रहते हैं बीच बीच में। निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? वाह, बता दो अब इनको। वाटरफॉल्स। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में, शरावती नदी पर है। कुच्चीकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ? वरही नदी पर है। वेरी गुड, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो, सारा कुछ मालूम है तुम्हें। तो कुंचिकल जलप्रपात ही आंसर है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। कितनी? 455 मीटर, ठीक है। जोग जलप्रपात की इतनी ऊंचाई नहीं है, जोग जलप्रपात की जो है ऊंचाई 253 मीटर करीब है, तो ये तो बहुत छोटा है इससे। बाकी इन दोनों के ऑप्शनों को भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि केवती जलप्रपात आपका एमपी में है और राकिम कुंड जलप्रपात आपका जो है बिहार में है। और बिहार में नदी है उसके पास, गाय घाट नदी। कौन सी नदी? गाय घाट, ठीक है ना। तो राकिम ये भी याद रख सकते हो। बाकी कुंचिकल वरही नदी याद रख लेना। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है किससे? कौन से ऐसे भाई साहब हमारे जलजीवी थे या वनस्पति जीवी थे जो वनस्पति को जलवायु का सही सूचक बताया? तो वो थे कोपेन। कौन थे? कोपेन। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण विश्व में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और सन 1884 में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। उसको उन्होंने 5 भागों में बांटा था। कोपेन ने जलवायु को 5 भागों में इन्होंने इसे बांटा था। पहले में बताया कि शुष्क जलवायु रहेगी, फिर बताया उष्णकटिबंधीय जलवायु, फिर बताया समशीतोष्ण जलवायु, फिर बताया आपको महाद्वीपीय जलवायु, फिर बताया ध्रुवीय जलवायु। इस तरीके से उन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। गोले बनाए हैं, मैंने लिखा नहीं है। निम्न देशों में से किस में पंपास, आ जाओ पंपास, तुम प्रियली तो हमारे उत्तर अमेरिका में थे, ये डेंजर बना दिया। कभी कभी बड़े स्तर पे देता है तो दक्षिण अमेरिका मिलान करने को दे देता है पंपास। अब दक्षिण अमेरिका के उसने देती है देश। तो ये है आपका पर्टिकुलर देश अर्जेंटीना, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। कुछ भी अफलातून नहीं है इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये मरुस्थल के नाम दे रखे हैं और ये दे रखे हैं देश के नाम। कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो भैया इसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ ना मालूम इसमें, तो कुछ तो पता होगा यार। ना हमें ना मालूम, अरे ना मालूम होगा यार, कुछ तो खोजो जो तुमने पहले पढ़ रखा हो। ना हमने ना पढ़ा है यार। चलो ना भी पढ़ा तो फिर पढ़ लो यार। देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हर्षल गिब्स हमारे हर्षल गिब्स क्रिकेटर थे वो, लेकिन अफ्रीका के थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन गिब्सन ब्राज़ील का नहीं है। आंसर तो पहले आप ये देख लीजिए, यही आंसर है। लेकिन गिब्सन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में, है ना, और मैक्सिको के उत्तर पश्चिम। नो 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 नो, गिब्सन है आपका मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आंसर तो आपका ये हो गया। बाकी ये सारे सही मिल रहे हैं, तो इनको तुम्हें याद कर लेना है। सोरोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टकला मकान, मतलब टकले का मकान कहाँ पे मिलेगा? चाइना में।
टकला मकान, टकले का मकान। भैया बुरा मत मानना यार, कोई सीरियस मत लेना, मजाक की बात है। टकला मकान चीन में। काराकुम है आपका तुर्कमेनिस्तान में। जैसे तुक आ रहा है ना यहाँ पे, तुक्कुम आ रहा है यहाँ। ताराकुम, ताराकुम नहीं है, कराकुम है। मैं तो ताराकुम कह रहा था, तुर्कमेनिस्तान में। कुछ चीज़ें हैं जो बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगी, लेकिन ठीक है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी किलोमीटर कमी आई? अरे कोई शॉर्टकट रास्ता बना दोगे तो कुछ तो आएगी, तो ये आई थी 7,000। ठीक है ना। और एक और है क्वेश्चन, ऐसे भी बनता है कि जो सुएज नहर है, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर है अपना, तो ये सुएज नहर का ये वाला पॉइंट है, यहाँ कौन सा पोर्ट है और इस वाले पॉइंट पे कौन सा पोर्ट है? तो यहाँ है आपका पोर्ट सईद और यहाँ है पोर्ट सुएज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मौसम मुख्यालय बनाए गए थे, तो सबसे पहले कौन बनाया गया, उसके बाद कौन सा बनाया गया, इस तरीके से। तो सबसे पहले आया अपने कोलकाता। कोलकाता में अंग्रेज रहा करते थे, तो कुछ काम का इनिशिएट होता था तो यहीं से शुरू कर देते थे। तो भैया जैसे ही हमने 2 ढूंढा, हमने 2 का बाय बाय टाटा कर दिया, राहुल गांधी के स्टाइल में। तो 2 और 2। अब आगे देख लेते हैं कहाँ गए। शिमला, पुणे, नई दिल्ली, कहाँ गए भाई? तो आपका अगले जाएगा शिमला। अगला क्या है? शिमला, क्योंकि कोलकाता 1875। ठीक है, शिमला आपका 1905। कब है? 1905 में। और फिर आएगा पुणे 1928 और दिल्ली आएगा 1944। तो ये लास्ट में जाएगा। इसका मतलब KLPD हो गया हमारे साथ। तो नहीं भाई, तुम्हारे साथ KLPD का ही होगा, तुम्हारे साथ तो KSPD हुआ है। मतलब कोलकाता पहले हो गया, शिमला उसके बाद है, पुणे आपके बाद है और दिल्ली उसके बाद है। तो KSPD हुआ है तुम्हारे साथ, KLPD नहीं हुआ। चलिए, निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बता देंगे तुमको कि तुम्हें कितना अच्छा तरीके से हम करते हैं सनम। ओहो, ये तो तुमने पूरी बात बोल दी भाई। निम्न कथनों में सही नहीं है पूछा है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपने किए हैं तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाने हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, बात तो सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बात बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, बकलौल इंसान दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। आपने ये बनाया, ये वाला एरिया गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया, तो ये एरिया है दक्कन क्षेत्र भाई, हिमालय क्षेत्र नहीं है, इसलिए यही आंसर है और यही गलत है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच में? भारत चाइना के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में। कौन सी रेखा है बताइए? अमिताभ बच्चन वाली रेखा मत बताना। निम्न नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? और ये क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा हुआ है। तो ये है आपकी मिसिसिपी नदी। ठीक है ना। चलिए, डाची गम। अरे तुमने चाची गम में हमको जो है बड़ा ही परेशान कर रखा है, हर बार पेपर में आ जाते हो तुम, इतने फेवरेट हो रखे हो एग्जामिनर के। डाची गम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका हंगुल, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी हिरण। ठीक है ना। निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? अब बताइए, ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में नहीं देखा था क्या? इडेफेक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया उठ करके। निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? अभी तो पीछे करके ही आए थे TSMT को, आप हैं नहीं करके आए थे। और ओजोन कोई पूछ रहा था तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। हिंदी में याद रखने के साथ इंग्लिश में भी याद रख लेना, पता चलो तुम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल याद कर रहे हो और वो दे दे ऐसे एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, इनका भी स्पेलिंग याद, वो सॉरी तुम्हें हिंदी अर्थ ना पता हो तो। इतना बेवकूफ़ समझे हो क्या? सर जी इतना बेवकूफ़ नहीं है हम। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो तुम इंटेलिजेंट से। स्ट्रेटोस्फीयर इसका आंसर है। डीइंग एक्सप्रेस क्या है? अब दोबारा नहीं पूछेगा, ये करंट का क्वेश्चन था। हिमा दास का मुंह बोला नाम। पनामा पेपर के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्न देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी? करंट का क्वेश्चन है, हटा दो इसे। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? सबकी बढ़ रही है, बवंडर भी आ रहा है, थाराबाई जोगिंदर हो रहा है भाई। ये तो केवल बवंडर की तो थाराबाई जोगिंदर, केवल तूफान की, चक्रवात की, सभी की हो रही है। निम्न में कौन क्या है? स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। मैं बड़े टाइम से सोच रहा था ये कहाँ गायब हो गया है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भाई हमारा, क्योंकि NC2
और ex-situ ये विधि रहती है। तो ये in situ वाले को पूछ रहा है ना, कि in situ तो जैव मंडल आकार, वनस्पति बाग, ये आपका ex-situ वाला है, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उद्यान। आंसर आपका यही है, क्योंकि ये इन सीटू वाले जो तीनों थे ऊपर, ये ex-situ का है। बॉटनिकल गार्डन जिसे बोलते हैं, चिड़ियाघर, डीएनए जीन बैंक, ये सब ex-situ वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो किसमें था बताइए? तो वो है आपका हरियाणा। हमारी छोरिया के छोरों से कम है, हरियाणा में बोलते हैं हमेशा, लेकिन लड़कियों की संख्या बहुत कम है भाई, सेक्स रेशो बहुत कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए? एम्स्टर्डम। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विषय के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना % शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? उस समय का था 55%, अब चेंज हो गया होगा तो देख लेना आंसर फिर से। निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? हमने ये क्वेश्चन ऊपर कराया था जब हम पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट की बात कर रहे थे, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा हो सकता है, वो देखिए। देखो CO2 तो बिल्कुल नहीं है, फ्लाई ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा है? स्मोक, ये आपका सेकेंडरी प्रदूषक है। निम्न पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? काफ़ी अधिक होती है, ये आप आंसर कई बार कर चुके हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लेकिन UPPCS ने दोनों को मान लिया था, कोरल रीफ को भी ले लिया था इसमें, क्योंकि इसमें भी जैव विविधता बहुत पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, सीधा सीधा क्वेश्चन रिपीट करके डायरेक्ट पूछ लिया 2008 में, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। निम्न राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे? सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लिया, इन पे क्वेश्चन भी नहीं बनते, आराम करो से। ओ माय गॉड, गाली मत दिया करो सर, ऐसे अच्छा नहीं लगता हमको। चलो, हरियाणा। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973। निम्न में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मतलब नेचुरल चीज़ें बनती हैं, फिर मानव भी कुछ चीज़ें बनाता है। तो भाई जल तंत्र मानव नहीं बनाया, घास के मैदान मानव ने नहीं बनाए, फसली भूमि बना लो तुम अपनी खेती बाड़ी करके, तो ये मानव जनित है। निम्न में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकता है? हम तो सुनते थे ऊँट ही रह सकता है, लेकिन कंगारू चूहा ने तो उसको भी छोड़ दिया भाई, ये उसका पिताजी निकला कंगारू चूहा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई? कौन सी की गई? गोमती नहीं है, गोमती है, ऐसे नाम खराब ना किया करो यार। गोमती। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आ जाओ भैया, बस्ती, श्रावस्ती। मैं वैसे इसको याद कर रखा था, वैसे बस्ती में, बस्ती थोड़ी सी रहती है ना ऐसी बस्तियाँ जो शहरों वहरों में देखोगे आसपास, तो वहाँ पढ़ने लिखने की चीज़ें, श्रावस्ती हो गया बस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबकी से अधिक सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में मिलेगी। अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं भारत में पूछ लूँ किस स्टेट की जनसंख्या ग्रामीण सबसे अधिक है, तो बताना आंसर आप। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे भाई। अब ये 9 ज़िले थे, बलिया जोड़ करके 10 ज़िले हो गए, 10 ज़िलों से गुजरेगा, उसमें मऊ से नहीं गुजरेगा, बाकी ये तीनों चीज़ें आ रही तो वो गुजरेगा, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, और भी होंगे बहुत सारे। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है कि 9, 10, अब याद रखो जिलों के नाम यार। उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया? गाजियाबाद। बाकी 7 जिले स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम का हमने मेंस में क्वेश्चन किया था, तो बाकी 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। वाराणसी नहीं है इसमें। बाकी और नाम बताइए कौन कौन से स्मार्ट सिटी में शामिल थे, कमेंट सेक्शन में बताना। नॉर्मन बोरलॉग, वाह, कृषि क्रांति, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। किसमें? शांति के क्षेत्र में। आप लोग कृषि में दे दें,
और नोबेल पुरस्कार मिलता ही नहीं कृषि के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, कैसे कैसे नाम है यार, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, निम्न प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? फलों की किस्में हैं, बड़ी गजब की बात है। अंगूर, अंगूर को अब चंपा बोला करूँगा भाई। खरीदने जाया करेंगे, ठेले पे खड़े होकर के बोलेंगे चंपा क्या रुपये किलो दिया भाई, या फिर गुलाबी क्या रुपये किलो है, सुल्ताना क्या रुपये किलो है। अरे किस्मों के नाम है मेरे भाई, किस्मों के नाम है। निम्न राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है। निम्न में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? कौन है भैया? चीन, चीन, चिली, चिली उस समय चिली था तो चिली है। ये सब करंट के क्वेश्चन है, ये चेंज होते रहते हैं ना, ऐसे डाटा तो अपडेट होते रहते हैं। ऑपरेशन अब 2018 का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और जबकि अब 2024 में है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बताओ? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। धरती का बोझ होगा कोई ना कोई, देख लेना तुम्हारे आसपास यार दोस्तों में कोई 11 जुलाई का बर्थडे हो तो याद रहेगा ना उससे आपको। भारत सरकार द्वारा ABC इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, अच्छी मूवी है, देख लेनी चाहिए कभी टाइम मिले तो आपको, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अब बताओ 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और बताना 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए हाँ खत्म। 130 क्वेश्चन हमने इस बार 1 घंटे में लपेट दिए, इसको लपेटना बोलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, बट ठीक है, और कहीं अगर एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए, और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में जवाब देना। सर्च करोगे, खुद से लिखोगे तो याद रहते हैं लंबे समय तक। इस चीज़ को मानो पूरे दिन अगर आप समझते हो बहुत बिजी रहते हो। अरे ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए तो समय निकाल लिया करो, पढ़ना और पढ़ाना यही तो काम रह गया बस। चलिए ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।